नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको राजनीतिक गलियारे से बताएंगे। झारखंड में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सशक्त सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को सीबीआई जांच से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था, जिस पर कोर्ट में कागजात के साथ जवाब दाखिल कर दिया गया। ऐसे में आज कोर्ट में हो रही सुनवाई और इस पर आने वाले आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल और अन्य को दिया जाता है। यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया गया। इसलिए याचिका के माध्यम से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से सोरेन परिवार की पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है। और चारा घोटाले की डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसमें लालू प्रसाद की ओर से डोरंडा ट्रेजरी केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ ही जमानत याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने अपना पक्ष कोर्ट में पेश कर दिया है, जिसमें सीबीआई ने दलील दी है कि लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इधर लालू प्रसाद के वकील की ओर से आधी सजा काटने, बीमारी और उम्र का हवाला दिया गया है। और देखिए, धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। धनबाद की चिरकुंडा में भू धसान मामला, बीसीसीएल के रेस्क्यू टीम को फिर से कॉल किया गया है। डुमरी जोड़ में 50 से 60 फीट तक ये भू धसान हुआ था। घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई थी। कल पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी के दबे होने की बात नहीं सामने आई थी, ये सबूत सामने नहीं आया था। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया है। चिरकुंडा में भू धसान मामला कल हुआ था, जिसको लेकर पूरी तरह से वहां पर छानबीन की गई, लेकिन किसी भी तरह का सबूत सामने नहीं आया। किसी को भी हताहत नहीं पहुंची, इस बात की पुष्टि की गई थी कल, लेकिन आज एक बार फिर से बीसीसीएल को कॉल किया गया है। ये दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस प्रकार कल भू धसान हुआ था, 50 से 60 फीट गड्ढे हो गए थे और इसी को लेकर आज एक बार फिर से बीसीसीएल को कॉल किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार भू धसान में जो लोग हैं उनके फंसे होने की बात तो सामने आई थी, लेकिन किसी को भी हताहत नहीं पहुंची, इस बात की पुष्टि की गई थी। और 50 से 60 फीट भू धसान की बात सामने आई और इसी को लेकर कल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और ऑपरेशन में किसी के भी दबे होने के सबूत नहीं मिले थे और इसी को लेकर आज एक बार फिर से बीसीसीएल को कॉल किया गया है और एक बार फिर से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिर से वहां पर टीम पहुंचेगी और क्या कुछ होगा इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। डुमरी जोड़ में 50 से 60 फीट तक का ये भू धसान हुआ था। और खबर धनबाद से है, जहां चिरकुंडा की डुमरी जोड़ में अवैध कोयला खदान के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के पास आई है। यहां कल अवैध खनन के दौरान भू धसान से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था, जिसमें 20 से अधिक लोगों के फंसने की सूचना सामने आई थी। लेकिन जब धनबाद बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम वहां बने अवैध सुरंग से रेस्क्यू करने अंदर घुसी तो वहां की तस्वीर चौंकाने वाली थी। कोयला तस्कर बिजली का मोटर लगाकर वहां जमा होने वाले पानी को बाहर निकालने का काम करते थे। टीम को मौके पर मोटर भी मिला है। पूरे अवैध कोयला सुरंग को खदान के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बल्ली लगाकर कोयला को काटने का काम किया जा रहा था।
कोयला तस्कर बिजली की रोशनी में कोयला निकलवाने का काम मजदूरों से कराया करते थे। जिस प्रकार से एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोयला माफिया कोलियरी का संचालन कर रहे थे, क्योंकि कोलियरी इलाके में ही बिजली की रोशनी और पानी के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार खदान के रूप में इस सुरंग को तब्दील कर दिया गया था। और इस वक्त इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक बार फिर से बीसीसीएल की टीम को कॉल किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो हमारे बीसीसीएल के सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम जो कल मौके पर पहुंची थी और इन लोगों ने पूरे जो अवैध सुरंग है उसका मुआयना किया था, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अंदर जो है इलेक्ट्रिक पंप और बोरा, कोयले से भरा बोरा और अवैध तरीके से जो बीसीसीएल का खदान कह ले उस तरह का एक खदान बनाकर चलाया जा रहा था। वहां से फिर से एक बार से सूचना हुई है कि एक बार फिर से रेस्क्यू टीम वहां पहुंचेगी, क्योंकि बीसीसीएल ने जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, सबको कॉल किया है। हम कह सकते हैं कि बीसीसीएल एक बार फिर से वहां जाएगी और रेस्क्यू का काम शुरू करेगी, क्योंकि जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि लोगों के फांसे होने की बात सामने आ रही थी, सभी लोग बंगाल के कहे बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब जो पॉलिटिकल बात भी अब सामने आ रही है, पॉलिटिकल लोग भी सामने आ रहे हैं इसको लेकर, उसीलिए अब जिला प्रशासन पर एक बार फिर से दबाव बढ़ा है और बीसीसीएल की टीम को एक बार फिर से वहां बुलाया जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से रेस्क्यू का एक काम किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या रेस्क्यू टीम जो जिस रास्ते से कल अंदर गई थी, क्या उस रास्ते का जो बंद है आगे का हिस्सा जहां सड़क धंसी है, वहां क्या इसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाएगा। अब देखना यह है कि बीसीसीएल की टीम जो रेस्क्यू टीम पहुंचेगी उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है। जी मृत्युंजय, ये एक अवैध रूप से सुरंग को कोलियरी में तब्दील किया गया था, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल पा रही है? क्या पुलिस प्रशासन ने कोई कदम इस मामले को लेकर उठाया है? देखिए, जिस प्रकार से न्यूज 18 के पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है, जिस प्रकार से कोलियरियों में जो पिलर लगाकर कोयला का कटिंग किया जाता है, उसी तरह से यहाँ बल्ली लगाकर और कोयले को छोड़कर बल्ली लगाकर और उसमें कोयले की कटिंग की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है सुरभि कि जिस प्रकार से बिजली का लाइन, बिजली का मोटर लगाकर और पूरे उजाले में कोयले की कटिंग हो रही थी, अब यह न्यूज 18 ने इसको जरूर बता दिया है प्रशासन को, जो प्रशासन यह कहते हुए नहीं थक रहा था कि यहाँ किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं था। यह एक पूरी पुख्ता जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर यह बता रही है कि बड़े पैमाने पर यहाँ कोयले की तस्करी हो रही थी। बीसीसीएल अगर जहाँ कोयले का उत्खनन नहीं कर पाता है, ऐसे में कोयला माफिया भोले भाले गरीब बंगाल के लोगों को, मजदूरों को लाकर जान में जोखिम डालकर सस्ते में कोयला निकलवाती है और महंगे में बाजार बेचती है। और पूरे एक रैकेट धनबाद में जो चल रहा है, वो धनबाद जिले का पूरा रैकेट जो संचालन करते हैं जी, उन लोगों का पूरा इसमें संरक्षण है। हम कह सकते हैं कि यह बड़ा रैकेट जो है वो काम कर रहा है। और मैं बताऊं कि कल जिस प्रकार मैं वहां गया था और जिस प्रकार से कई लोगों के फोन दूसरे के कॉल पे आ रहे थे और यह बोला जा रहा था कि इसको मैनेज किया जाए, इस तरह भू धसान हुआ या कोयले का कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा था। हम कह सकते हैं यह तस्वीर जो न्यूज 18 के पास है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इसमें यह प्रूफ हो गया है कि कोयले का अवैध उत्खनन पूरी तरीके से और संरक्षण में चल रहा था। और इसमें हम कह सकते हैं कि खादी और खाकी का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि किस प्रकार कोयले की अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी। फिलहाल ये जांच का विषय है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग की वारदात में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए, जिन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग की गई और पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां हिरासत में लिए लोगों को परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।
और जल नल योजना के तहत रांची में बिछाई जा रही पाइप सुरक्षित नहीं है। पानी के पाइप पर बंगाल के चोरों की नजर पड़ चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पाइप को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर ले जाया जा रहा था। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हवाई नगर रोड से 3 ट्रकों में पाइप को चोरों ने लोड कराया था और फिर ट्रक को धर्मकांटा तुपुदाना ले गए, जहां वजन कराकर एक ट्रक को पास करा दिया गया। वहीं बाकी 2 ट्रक को भी पास कराने की तैयारियां थी। पूरे मामले में रांची के एक ट्रांसपोर्टर का भी नाम सामने आ रहा है। पकड़े गए दोनों ट्रक पश्चिम बंगाल के हल्दिया निवासी के हैं। इस मामले में तार कई लोगों से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मनमोहन कॉर्पोरेटिव प्लॉट के गोदाम में अचानक आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। घर मालिक और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। इस अगलगी की घटना में 4 लाख के नुकसान के अनुमान है। दरअसल घर में बने गोदाम में लेज, कुरकुरे, चॉकलेट और बिस्किट स्टॉक रखा गया था। वहीं सूचना देने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कब की घटना है? 2 बजे रात का। क्या जला है? सारा लेज, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, अनमोल का बिस्किट, पतंजलि का बिस्किट सारा था। चिप्स वगैरह का पूरा था, चॉकलेट वगैरह सारा था। आग लगा तो आप क्या किए? हम लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फिर अपने से जितना बन पाया बुझाने का पूरा प्रयास किए। सारा परिवार, मोहल्ला, समाज सब लोग साथ दिया, जो कर पाए किए, लेकिन तब तक आग लग गया। फायर ब्रिगेड लगभग फ़ोन के 1 घंटे बाद पहुंच पाया। वो लोग पहुंचने के बाद फिर काम किया और बचाया वो लोग। फिर कितना का नुकसान हुआ? करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में बन्ना गुप्ता और सरयू राय एक बार फिर आमने सामने हैं। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरुपयोग करने का अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी का आरोप लगाया था और जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया गया है। वहीं सरयू राय का कहना है कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। वहीं जेएमएम भी बन्ना गुप्ता के बचाव में उतर आई है। फिर भी ये नोटिस इस लायक नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए। मुझे लगता है कि लीगल नोटिस सही है तो बन्ना गुप्ता जी को सीधे मुकदमा कर देना चाहिए। वैसे भी जिस व्यक्ति में हिम्मत रहेगी वो मुकदमा करे, उसको लीगल नोटिस भेजने की जरूरत क्या है? बिना लीगल नोटिस भेजे हुए ही मुकदमा किया जा सकता है। 5 साल तक लगातार बोलते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। अंत में उनको टिकट से बेदखल कर दिया गया। ये सही है कि वो मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा दिए, तो पहले वो लोग आपस में फरियाले कि आदरणीय सीपी सिंह जी ने उनकी बातों का समर्थन किया है कि वो भाजपा में है, कि भाजपा में जाने वाले हैं, कि भाजपा के लोग उनके समर्थन में काम करने वाले हैं। वो सब तय कर लेने दीजिए, हमारा काम हम करेंगे। खुद मंत्री जी बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी बातें रखी है और उसमें अगर कोई दूसरी बात होगी तो फिर आगे देखा जाएगा इसमें क्या किया जा सकता है। और जितनी गंभीर बातें सरयू राय जी के द्वारा रखी गई है, अगर उनका साक्ष्य उसी तरह से है, गंभीर है, तो निश्चित रूप से इस पर आगे हम लोग। और देखिए, धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी है। दरअसल बाइक सवार अपराधी पहुंचे और पेट्रोल पंप कर्मी को उन्होंने गोली मारी। राजेश पासवान को ये गोली लगी है और फायरिंग करते हुए बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घायल कर्मचारी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदपुर के गाय डेहरा सिटी फ्यूज पंप की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली मारी और बाइक से फरार हो निकले।
और चलिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। भीषण गर्मी की चपेट में आए झारखंड में पावर कट की बड़ी परेशानी लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ ही झारखंड में बिजली की आपूर्ति घट गई है, जिससे राज्य में बिजली संकट और भी ज्यादा गहरा गया। राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति में 400 से लेकर 450 मेगावाट के अंतर से लोड शेडिंग की मार पड़ रही है। शहरों में औसतन 19 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 16 से 17 घंटे की आपूर्ति से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोड बढ़ने के साथ ही स्थानीय खराबियों और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की उपलब्धता कम होने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। वहीं झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने कहा कि जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिजली संकट से कुछ इस कदर परेशान हैं कि उनका समय घर की बजाय पेड़ की छाया में कट रहा। देखिए, सड़क, बिजली और पानी, ये किसी भी सरकार के लिए, जनता के लिए जो तीन सबसे अहम मुद्दे होते हैं, ये यही होते हैं। और ये सरकार तीनों मुद्दों पर फेल कर गई है। और आप देखें, पूरा जो प्रदेश है वो भीषण गर्मी से जूझ रहा है और सरकार अभी मेंटेनेंस का कार्य कर रही है, जो इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 500 मेगावाट की जो आपूर्ति है वो कम हो रही है केंद्रीय ग्रिड से। सरकार को इन सारी चीजों की तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी। जो अभी का जो परिस्थिति है यहाँ, ये बहुत चिंताजनक है। इसलिए राज्य सरकार को इसमें अविलंब ने इसको संज्ञान किया, इसको गंभीरता से लेते हुए कैसे दूर होगा, इस पर अविलंब इसको पहल इसको करनी चाहिए तुरंत। मैंने इसके लिए अगर उच्च स्तरीय जैसे भी करना है राज्य सरकार को इस पर, चूंकि विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। और क्यों ऐसा हो रहा है, पूरा गांव में घूमिएगा, पूरा स्थिति, पूरा पेड़ के नीचे लोग दिन में रहते हैं, पूरा रात को सोने चले जा रहे हैं पेड़ के नीचे में। स्थिति इतना भयावह हो गया है। और गाजियाबाद की एमएलएम कंपनी मैक्सिंजो टच प्राइवेट लिमिटेड देश भर से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। इसमें जमशेदपुर के लगभग 10,000 लोगों ने अपनी पूंजी को निवेश किया था। कंपनी ने निवेशकों को 15 से 18% प्रति माह इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का लालच देकर लोगों को गुमराह किया और लोगों का भरोसा जीतने के लिए पिछले 2 सालों से समय से ये पैसा भी दे रही थी। वहीं बड़े सेलिब्रिटी के जरिए लोगों को कंपनी में निवेश करने की राय दी जाती थी। जनवरी 2022 से कंपनी ने लोगों को पैसे समय से देना पूरी तरह बंद कर दिया था। मैक्सिजन के बारे में जानकारी मिला, जो मैक्सिजन ऐसे 17% देता है, तो हम लोग ने इंटरेस्ट लिए। ठीक है, पैसा का सबको जरूरत रहता है। तब हम लोग को 3 महीना 17,000 करके मिला, उसके बाद आपका 12,000 करके मिला, फिर उसके बाद 15,000 मिलने लगा। तो ठीक है, कंटिन्यू पैसा मिल रहा था। फिर उसके बाद अचानक आपका अभी 3 मंथ से थोड़ा पैसा धीरे धीरे पेमेंट बंद होने लगा। कुछ वो बोलने लगा जो गेटवे से हम लोग पेमेंट करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में आएंगे इसका, तो हम लोग का भी भरोसा उसमें लगने लगा। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ, 18 तारीख को पेमेंट करने वाले थे, उसके बाद टोटली एकदम पेमेंट आना टोटल बंद हो गया। और अगली खबर गोड्डा से, जहां राज्य खाद्य आयोग ने गोड्डा डीसी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी संथाल परगना के दौरे पर थे और इसी दौरे के दौरान उन्होंने गोड्डा में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 के पूछे गए सवालों पर खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। दरअसल सुंदर पहाड़ी के ब्लॉक परिसर स्थित पुरानी एफसीआई गोदाम में कई बोरी नमक खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई थी। वहीं चीनी भी सड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद अध्यक्ष ने उपायुक्त भोर सिंह यादव को फोन कर फटकार लगाई थी। साथ ही आयोग ने उपायुक्त से इस बर्बादी और गंदे नमक को लेकर शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। और झारखंड में अब तक सरकारी सुविधा से वंचित किसानों को राज्य सरकार लाभ देनी चाह रही है। झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि साहिबगंज, देवघर और पलामू में बनकर तैयार डेयरी प्लांट का उद्घाटन जून महीने में किया जाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से राज्य में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का कार्य पूर्ण करने के लिए
लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में धान क्रय का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल तय किया गया था और विभाग इस लक्ष्य के करीब तक पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा धान क्रय होगा। मिलती है जब कुछ चीज़ें अड़ी हुई रहती है, सीएम साहब और सारा डिपार्टमेंट, सीएमओ और चीफ सेक्रेटरी साहब जब मौजूद होते हैं तो जो बड़े बड़े इश्यू होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमारा साहेबगंज, देवघर के सारठ और पलामू में बड़ा बड़ा डेयरी प्लांट बनकर तैयार है, अब उसको चालू करना है। तो उसके लिए भी हमने डिसीजन लिया कि हम जून फर्स्ट वीक में उसको चालू करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के मांडू प्रखंड के हेसागढ़ा में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा के आवास पर शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं पानी की समस्या पर उन्होंने कहा कि कुछ चीजें अप्रत्याशित होती हैं, लेकिन सरकार हर समस्या का समाधान निकालने को तत्पर है। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि आप कि उसका जवाब देना भी बड़ा ये है कि चीज़ें हैं जो अप्रत्याशित कभी कभी हो जाता है। इतनी भीषण गर्मी मुझे लगता है कभी लोगों ने देखा नहीं, और आने वाला समय में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार हर संभव हर समस्या का समाधान का हल निकालने के लिए तत्पर है। और लगन के महीने में मगन रहने वाला आभूषण का बाजार इन दिनों अपनी चमक से मुस्कुराता नजर आ रहा है। शादी ब्याह को लेकर आभूषण बाजार में इस बार गहनों की एक बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। लगन को ध्यान में रखकर ही इस बार गोल्ड और डायमंड के गहनों की एक बड़ी रेंज ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खरीदारी को लेकर इस बार उत्साह ऐसा है कि आसमान से बरसती आग भी ग्राहकों को आभूषण बाजार तक पहुंचने से नहीं रोक पा रही। अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कोरोना के चलते थोड़ा सा डल हुआ था बाजार, बट अभी बहुत अच्छा बाजार चल रहा है हम लोगों का, और आशा है आगे भी बहुत अच्छा बाजार रहेगा हमारा। और अभी मेरे को बहुत खुशी आ रही है जैसा बाजार उठा है। इस महीने हमारा लगन का बाजार है और बहुत ही अच्छा चल रहा है बाजार। हम लोग यही पूछते हैं कि आप किस तरह का आपका बजट है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दिखाते हैं कि वो संतुष्ट होकर अपना जो जो उनको लेना है वो लेके जा सकें। वो न कह सके कि आप इस तरह का आइटम नहीं दिखाए हैं कि जिससे हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा। तो हम लोग तो सेल्स पर्सन का यही कोशिश रहता है कि कस्टमर संतुष्ट होके जाए। आ गया लगन का महीना, मुस्कुरा रहा है सोने चांदी का बाजार। शादी ब्याह के मौके पर सोना खरीदना हमारी परंपरा में शामिल रहा है, लिहाजा अब चूंकि लगन का महीना आ चुका है तो सोने के जो खरीदने की जो परंपरा होती है उसका भी निर्वहन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकान है जो ज्वेलरी की, वहाँ किस तरह यहाँ पर कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। हम कुछ कस्टमर से बात भी करेंगे कि आखिर किस तरह की को कह सकते हैं कि जो चॉइस होता है, चॉइस में इस बार क्या है, क्या गहने की नया डिज़ाइन कोई आया है या कोई किसी खास तरीके के गहने पर उनका फोकस है। आप लोग जो खरीदारी कर रही हैं तो क्या कुछ फोकस कोई खास डिज़ाइन पर है या क्या है? दीदी की शादी के पर्पस के लिए। दीदी की शादी, तो क्या दीदी के साथ आई हैं? नहीं, दीदी नहीं आई है। एक्चुअली लड़की हम लोग का होता है कि लगन छेड़ने के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती है। सारी मार्केटिंग दीदी की खुद आप कर रही हैं? नहीं, बड़ी दीदी आई है, मजदी का शादी है, मैं सबसे छोटी हूँ घर पे। किस तरीके का ज्वेलरी देख रही हैं? अभी तो बस पसंद ही किया जा रहा है, एंटिक पीस, सेट वगैरह, बस वही ज्वेलरी वगैरह सारा जितना गहना होता है गर्ल्स का। सेट है, चूड़ी है, टीका है, नथिया है, अंगूठी है, बैंगल्स है, 4 पीस चूड़ी, लॉन्ग सेट, हार, मंगलसूत्र, बहुत सारे आइटम आते हैं इसमें। वो सारे हम लोग उनको बेच रहे हैं। तो क्या लोग बजट के अनुसार खरीद रहे हैं? सारा कुछ खरीदारी कर रहे हैं। किसी को 4 लाख बजट है, किसी का 3 लाख बजट है, उसी में हमारा लेके चलना है कस्टमर का एक बजट लेके। अगर इच्छा अनुसार जो है और डिस्काउंट भी हम यहाँ पर दिया जा रहा है कस्टमर को, उसके हिसाब से कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं हमारे यहाँ और अच्छी खरीदारी हो रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल, जो बता रहे हैं कि बजट जो है, तो क्या इस बार जो बजट क्या जो महंगाई बढ़ी है क्या परेशान कर रही है आपको? नहीं, थोड़ी सी तो परेशान कर रही है। हाँ, लेकिन जो सोच कर आई हैं वो खरीद रही हैं। हाँ जी, जो सोच के आए वो तो लेके ही जाएंगे। ठीक है, साफ कहना है कि जो सोच कर आए हैं लेकर ही जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि सोने की कोई भी ज्वेलरी अगर आप शरीर के किसी भी हिस्से में पहनते हैं तो वो हिस्सा शरीर का बोल उठता है।
लिहाजा यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरीके की मुस्कुराहट है सोने के बाजार में और लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।